नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान भाग 2 में आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। राष्ट्रीय चेतना से युक्त कवित्री, स्वाधीनता संग्राम की सजग सेनानी, लक्ष्मी स्वरूपा, सजग कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में नाग पंचमी पर्व के दिन इलाहाबाद के समीपस्थ निहालपुर गांव में जमींदार ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। अपने पिछले वक्तव्य में हमने इनके कहानी संग्रहों पर बात की कि इन्होंने कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं इनके, और उसमें कौन सी कहानियां संग्रहित हैं। ये कवित्री के रूप में पहले विख्यात थी। संपादक लगातार सुभद्रा कुमारी चौहान से गद्य में रचना करने का आग्रह कर रहे थे, क्योंकि जिस आत्मसम्मान के साथ अधिकारों के लिए संघर्षरत नारी की बात प्रतीकात्मक शैली में सुभद्रा जी अपनी कविताओं के माध्यम से कर रही थीं, संपादकों का ये मानना था कि वही अभिव्यक्ति गद्य में और अधिक सजगता और प्रभावी ढंग से हो सकती थी। अतः सुभद्रा जी ने उनकी बात को स्वीकार कर बोलचाल की सहज, सामान्य, सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करना आरंभ कर दिया। इनकी कहानियों में मध्य वर्गीय परिवारों के विविध पक्षों को हम सहजता से देख सकते हैं, जिसके अंदर अपने स्वत्व, अपने सम्मान के लिए संघर्षरत नारी और स्वतंत्रता के विविध चित्र उभरे हुए दिखाई देते हैं। इन कहानियों में जहां एक ओर घरेलू जीवन की झांकियां हैं, स्त्री मन की इच्छाओं की, आकांक्षाओं की छटपटाहट दिखाई देती है, वहीं परिवार और समाज से अपने सपनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ती स्त्री छवि भी दृष्टिगत होती है। इन्होंने एक ओर स्वतंत्रता संग्राम की बात की और दूसरी ओर इन्होंने अपनी कहानियों में उस नारी को अंकित किया जो अपने परिवार से ही अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, जो कह रही थी कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझे भी जीने का, मेरी भी इच्छाओं का अपना एक अधिकार है। ऐसा नहीं था कि सुभद्रा जी ने ही केवल इन विषयों पर लिखा था या वो कहीं से ढूंढ कर ये नए विषय लेकर आई थीं। पुरुष रचनाकारों ने भी स्त्री मन की इस छटपटाहट को अनुभव किया था और वो भी इस पर अपने रचनाओं में लिख रहे थे। किंतु एक स्त्री द्वारा स्त्री की समस्याओं पर लिखना अधिक सार्थक, यथार्थ और विश्वसनीय था। सुभद्रा जी की कहानियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन सभी कहानियों में अगर हम विशेष रूप से किसी एक गुण की बात करें तो वो गुण है मानवीयता का गुण। सर्वत्र हमें मानवीय संवेदना दिखाई देती है।
उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने पात्रों को उभारा है। उनके चरित्र उनके अपने जीवन प्रसंगों के साथ जुड़े हुए हैं और शायद यही कारण है कि वो पाठकों को यथार्थ लगते हैं, मार्मिक लगते हैं और पाठक उनकी कहानियों को पुनः पुनः पढ़ना चाहते हैं। घर गृहस्थी की छोटी छोटी घटनाएं हों, सामाजिक कुरीतियों की बात हो, सांप्रदायिक सद्भावनाओं की बात हो, देश प्रेम या स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों की चर्चा हो, वैश्या उद्धार की बात हो, ऊंच नीच की बात हो या समाज में व्याप्त अमीरी और गरीबी की रेखा की बात हो, इन सब विषयों के प्रति सुभद्रा जी ने समदृष्टि रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कहानियों का सृजन किया है। जिस समय सुभद्रा जी कहानियां लिख रही थीं, पुरुष स्त्री पर शासन करना अपने पौरुष की पहचान समझते थे। पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुषों द्वारा निर्मित किए गए बंधनों, चार दीवारियों, इन सबके बीच में रहना स्त्रियों की नियति बन गई थी। ऐसे में नारी द्वारा किया विरोध प्रदर्शन एक ऐसा विषय था जिसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था। अपनी कहानी होली में सुभद्रा जी ने बताया है कि कहानी का नायक शराब पीने, जुआ खेलने का आदी है। वह जुए में पैसा जीतने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है, किंतु उसकी पत्नी उसके अंदर ईमानदारी और सच्चरित्रता देखना चाहती है और इसलिए जुए से कमाए गए रुपयों को छूती भी नहीं है। वो खुलकर अपने पति का विरोध नहीं कर पाती और इसलिए आटा गूंदने का प्रयास करती रहती है। इस कहानी में स्पष्ट रूप से पति का विरोध तो नहीं करती है वो, किंतु लेखिका ने नारी की दृढ़ता का परिचय अवश्य अपने पाठकों को दिया है। सुभद्रा जी ने अपनी कहानियों में देश प्रेम और स्वतंत्रता के लिए जीवन उत्सर्ग करने की भी प्रेरणा अपने पाठकों को दी है। इस दृष्टि से पापी पेट कहानी में उन्होंने दारोगा, कांस्टेबल और कोतवाल के आत्मकथ्यों के माध्यम से बताया है कि कई बार व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन की समस्या के कारण ना चाहते हुए भी वह काम करने के लिए विवश हो जाता है जो वह करना नहीं चाहता। निम्न वर्गीय पुलिस कांस्टेबल निहत्थी जनता पर लाठीचार्ज करने के कारण आत्मग्लानि से भर उठता है और नौकरी से त्यागपत्र देकर अपने गांव जाकर खेती बाड़ी करने का विचार करता है। लेखिका ने इस कहानी में ये भी रेखांकित किया है कि जैसे जैसे व्यक्ति का सामाजिक स्तर बढ़ता है, ऊपर उठता है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपनी आत्मा का हनन कर देता है
उसके लिए करणीय अकरणीय, सत्य असत्य का विवेक कहीं पीछे छूट जाता है। जिस समय सुभद्रा जी और इनके पति लक्ष्मण सिंह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे, उस समय इनके बच्चे अकेले अपनी देखभाल कर रहे थे। मासूम बच्चों को निराधार छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने का साहस ऐसी ही गौरवशाली महिलाएं कर सकती हैं। बच्चों के लिए अपनी भावनाओं को, अपनी व्यथा को, अपने अंतर जगत के द्वंद्व को सुभद्रा जी ने अपनी कहानी 3 बच्चे में अभिव्यक्त किया है। इनकी कहानी हींग वाला कहानी सांप्रदायिक सद्भावना को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। हिंदू परिवार में हींग देने के लिए आने वाला खान कब उस परिवार का पारिवारिक सदस्य बन जाता है, ये पता ही नहीं चलता। उनके बीच हिंदू मुस्लिम की रेखा ही खत्म हो जाती है। हींग वाला खान उस परिवार को अपना परिवार समझता है। एक बार बच्चे नौकर के साथ दशहरे का जुलूस देखने के लिए जाते हैं। दंगे प्रारंभ होने पर बच्चों की माँ उनकी कुशलता के लिए व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है, और तभी हींग वाला खान उन तीनों बच्चों को सकुशल लेकर घर लौट आता है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि मनुष्यता, सद्भावना, प्रेम मनुष्य के अंदर होता है। ये हम ही हैं जो उन्हें किन्हीं धर्मों के विशेष के आधार पर बांटने का काम करते हैं, अन्यथा हम सब एक ही हैं। सुभद्रा जी की कहानियां उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित रही हैं। इनकी एक कहानी है मंगला। इस कहानी का आधार उनकी स्वयं की बड़ी बिटिया की विदाई है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे और लक्ष्मण सिंह दोनों ही गिरफ्तार होकर जेल में थे। अस्वस्थता के कारण सुभद्रा जी 9 महीने में मुक्त हो जाती हैं, किंतु लक्ष्मण सिंह को 3 साल जेल में और रहना पड़ता है। जिस बच्ची को नाजों से पाला पोसा हो, उसका विवाह एक ओर अभिभावकों को प्रसन्नता से भरता है, तो दूसरी ओर अपने से दूर भेजना, एक नए परिवेश में भेजना अभिभावकों को आंतरिक पीड़ा से भर देता है। इनकी कहानी वैश्या की लड़की में सुभद्रा जी ने पुरुष मनोवृत्ति का सूक्ष्म अंकन किया है। प्रमोद अपनी सहपाठी छाया से प्रेम करता है और सामाजिक बंधनों को अस्वीकार कर उससे विवाह भी कर लेता है। मंदिर की प्रधान नर्तकी से विवाह करने के कारण प्रमोद के माता पिता उसे अपने घर से निकाल देते हैं। विवाह के 6 महीने हर्षो उल्लास से व्यतीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। छाया कुल वधू के सारे तौर तरीकों को अपना रही थी। लेखिका ने लिखा है, वह एक कुल वधू की तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी।
प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से वह प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वह अपने ही हाथों से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा चला करती। छाया ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी थी। वो चाहती थी कि वो प्रमोद के साथ उसी तरह का व्यवहार करे जैसे किसी भी अच्छे कुल की स्त्रियां करती हैं। किंतु जीवन की वास्तविकता सामने आते ही प्रमोद को छाया का साथ अशांत करने लगता है। धीरे धीरे वो छाया से दूर जाने लगता है। अपना अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता है। छाया की मां अपनी कुटिलता को छोड़ती नहीं है। वो जब तब अपनी दासी को उसके पास भेजती है, उसे घर वापस लाने के लिए निरंतर उस पर दबाव डालती रहती है, षड्यंत्र रचती रहती है। इन सब कार्य व्यापारों से प्रमोद के मन में शंका उत्पन्न होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं छाया पुनः मंदिर की प्रधान नर्तकी तो नहीं बनना चाहती। कहीं उसे ये कुल वधू का जो पक्ष है, जो उसकी अब नियति है, जो उसका अब भाग्य है, वो उसे बेचैन तो नहीं कर रहा। और वो निरंतर शक में जीने लगता है। वो छाया की मां के कारण उसके चरित्र पर लांछन लगाने लगता है। और इतना ही नहीं, वो छाया से अपने वैवाहिक बंधन को मुक्त करने की भी बात करता है। लेखिका ने इस रचना के माध्यम से प्रमोद के वैश्या उद्धार के दोगलेपन को रेखांकित किया है। किंचित संदेह होने मात्र से ही प्रमोद का सारा प्रेम छुमंतर हो जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे घृणा करने लगा हूं। तुम्हारी मां के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं। तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूं। तुम चाहो तो अपनी मां के पास जाकर सुख से रह सकती हो। छाया उसे समझाने का प्रयास करती है, किंतु छाया का कोई भी स्पष्टीकरण प्रमोद को शांत नहीं करता। छाया सच्चे अर्थों में प्रमोद से प्रेम करती है, किंतु प्रमोद का ये आचरण, उसकी उपेक्षा, उसका व्यंग उसे अंदर ही अंदर छलनी कर देता है और वह सारे अपमान को सहकर प्रमोद की चौखट पर अपने प्राण त्याग देना चाहती है। वह कहती है, मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूं। मैं अपने पति के चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती। छाया अपनी यह लीला समाप्त कर देती है। शक, अविश्वास और प्रेम के अभाव में एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाता है। यदि सद्भावना हो, विश्वास हो, स्नेह हो, तो दंपति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर सकते हैं। लेखिका ने इस कहानी में अंत में लिखा है, शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थीं। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं।
समाज किस प्रकार से नारी और पुरुष के बीच एक भेद उत्पन्न करता है, ये लेखिका की कहानी दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि पुरुष अपने मित्र को सम्मान के साथ अपने घर में जगह देता है, तो नारी भी अगर चाहे तो किसी अबला को आश्रय दे सकती है। किंतु विडंबना देखिए कि विवाहोपरांत भी पति का घर पत्नी का घर नहीं कहलाता। वहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं, जिस भी प्रकार का आचरण या व्यवहार किया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि, उसका एक हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट पुरुष रखता है, जिस पर उस महिला को अपना व्यवहार स्थापित करना पड़ता है। किस्मत कहानी में सास अपनी विधवा बहू किशोरी से दुर्व्यवहार करती है, यहाँ तक कि वह उसे ठीक से खाना खाने के लिए भी नहीं देती। इस कहानी में लेखिका ने लिखा है, मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। ये जो सामाजिक भेदभाव की बात है, ये केवल पुरुष स्त्रियों का शोषण करता है यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। कई बार स्त्रियां भी स्त्रियों का शोषण करने से पीछे नहीं हटती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमारी सास ने, हमारी माँ ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, हमें अंकुश में रखा है, तो हम भी अपनी बहू बेटियों को अंकुश में रखें। थाती कहानी में कथावाचिका अपनी हृदयगत पीड़ा को, कुंठा को मन में रखकर पीड़ा में ही सुख की अनुभूति करने लगती है। वह समझ नहीं पाती कि किसी से हंस बोल लेने में या थोड़ी सी किसी की मदद कर देने से उसका चरित्र हनन कैसे हो सकता है। वो कहती है, क्यों रोती हूँ? मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है। किसके लिए रोती हूँ? आह, उसे सुनकर क्या करोगे? मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हूँ। वह एक बार उस व्यक्ति से बिना किसी ग्लानि, बिना किसी पृष्ठभूमिका के खुलकर मिलना चाहती है। वह समझना चाहती है कि स्त्री और पुरुष सच्चे अर्थों में मित्र, सहयात्री, सहभागी क्यों नहीं हो सकते। किसी के साथ हंसने का, बोलने का अर्थ चरित्र का हनन होना ही क्यों माना जाता है। नारी हृदय कहानी की प्रमिला स्त्री को मानवी ना मानने वाली उस व्यवस्था से प्रश्न पूछती है जहां संबंध स्त्री पुरुष दोनों के मध्य स्थापित होता है, किंतु पापिन, दुराचारणी, अपराधिनी जैसी संज्ञाओं से केवल नारी को अलंकृत किया जाता है। वह कहती है, माना कि मैं समाज की आंखों में आपकी कोई नहीं, हम विवाह में अवश्य नहीं बंधे, किंतु सच बतलाइए, क्या मैं आपकी कोई नहीं हूँ? उत्तरा मुलम्मा अंगूठी की खोज
परिवर्तन। इन कहानियों में पुरुष द्वारा प्रताड़ित स्त्री का अंकन लेखिका ने किया है। अंगूठी की खोज में योगेश ब्रजांगना की खोई हुई अंगूठी ढूंढकर उसे वापस लौटा देता है। ब्रजांगना और उसके पति नवल किशोर का विश्वास पात्र बन जाता है। अपने पति से वैचारिक मतभेद होने के कारण योगेश उससे खिंचा हुआ रहता है। ब्रजांगना का सौंदर्य, उसका निश्चल स्वभाव उसे आकर्षित करने लगता है और एक दिन अवसर मिलने पर वह उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप ब्रजांगना आत्मघात कर लेती है। यहाँ ये प्रश्न भी उठता है कि दोषी जब पुरुष है तो आत्मघात महिला क्यों करे? क्या जरूरी है कि जो पाप, जो दंड एक पुरुष द्वारा समाज में किया जा रहा है, उस दंड का परिणाम एक स्त्री भोगे? यह एक नारी की विवशता है कि वह परिवार, समाज और स्थितियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस तरह की कहानियों में हम सुभद्रा जी की मछुए की बेटी, तिन्ना पर आसक्त राजकुमार इत्यादि को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन भी अपनी कहानियों में किया है। इस प्रकार की कहानी में असमंजस्य कहानी है जहां पर लेखिका ने विधवा का पुनर्विवाह कराया है। लेखिका के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस वर्ग के संघर्षों का, पीड़ाओं का पूरी यथार्थता के साथ अपनी कहानियों में वो उसे अभिव्यक्त करते हैं। सुभद्रा जी की भाषा को अगर हम देखें तो वो सहज, सरल, अनगढ़ हिंदी मिश्रित भाषा है, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कविता के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाली सुभद्रा जी ने भी अनगिनत कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। धन्यवाद।